बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, कल हमने 6th क्लास की साइंस में प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था कि ये कौन सा प्रोसेस होता है। बेटा, ये वो प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन जिसमें सेल के अंदर जो है ना रिएक्शन हो जाता है, फूड मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और उससे जो है ना एनर्जी तवानाई जो है ना वो पैदा करती है और फिर वही तवानाई बेटा इस्तेमाल होती है लिविंग थिंग्स या वो सेल अपनी फंक्शन के लिए, अपने काम करने के लिए वो फिर वही तवानाई इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन जो है ना फिर हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा था हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन बेटा वो रिस्पायरेशन था जिसमें ऑक्सीजन जो है ना वो मौजूद होता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है बेटा जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और बग़ैर ऑक्सीजन के वो रिस्पायरेशन हो जाती है, ये अमल हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये एनारोबिक रिस्पायरेशन है। ठीक है, और एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी हमें मिलती है वो बेटा ATP के फॉर्म में होती है। ATP जो है ना तवानाई को नापने के लिए एक करेंसी है। ठीक है, और एक करेंसी जो है ना एब्रीविएशन है इस लफ्ज़ का एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये एनर्जी की यूनिट है और इससे हम जो है ना एनर्जी को शुमार करते हैं या इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एनर्जी को जो रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होती है। बेटा, एक मॉलिक्यूल का जो फूड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है, रिस्पायरेशन उसकी हो जाती है, तो वो हमें 38 ATP एनर्जी जो है ना वो हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से या एक मॉलिक्यूल ऑफ फूड से हमें इतनी एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, हमने वो रिएक्शन भी पढ़ा था कि फूड मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्शन करे तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और प्लस एनर्जी को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन के रिस्पायरेशन की अहमियत क्या है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि सोर्स ऑफ CO2 टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारे पास माहौल में या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है, उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है ये रिस्पायरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बाहर फ़िज़ा में जाता है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है कार्बन डाइऑक्साइड की पैदाइश का और फिर वो एटमॉस्फेयर या माहौल में फ़िज़ा में वो रिलीज़ हो जाता है या चला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोवाइड एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़ के ताकत मुहैया करती है या तवानाई मुहैया करती है जानदारों को उनकी ज़िंदगी की
काम करने के लिए, ज़िंदगी के काम करने के लिए क्या करते हैं, उनको तवानाई मुहैया करते हैं। ठीक है, जो जब मैं बातें कर रहा होता हूँ तो इसके लिए भी बेटा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये भी फूड से आती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिख रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ तो ये भी जो है ना एनर्जी जो है ना इस्तेमाल होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, रिस्पायरेशन से आती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए, जानदारों के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके। अच्छा बेटा, जो तीसरा हमारे पास है वो है our ability to think, walk and talk require enormous amounts of energy which can be provided by aerobic respiration। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बातें करने के लिए, चलने के लिए, सोचने के लिए और दूसरे काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तवानाई की ज़रूरत होती है, जो हमें प्रोवाइड करती है रिस्पायरेशन। ठीक हो गया। पांचवा चौथा क्या है हमारे पास बेटा, सम ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय रिस्पायरेशन। ठीक है, दिस हीट एनर्जी कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली इन द वार्म ब्लड एनिमल्स टूवर्ड्स द बॉडी। अच्छा, produces energy some energy in the form of heat which helps warm blooded एनिमल्स। ठीक है, तो बेटा क्या मतलब हुआ इस जुमले का? इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ एनर्जी या कुछ एनर्जी जो रिस्पायरेशन प्रोड्यूस करती है वो हीट की शक्ल में प्रोड्यूस करती है, गर्माइश की शक्ल में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो हेल्प करती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। तो किस तरह से हेल्प करती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बेटा? एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो टम्परेचर के साथ अपनी जिस्म की टम्परेचर को बरकरार रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो अगर वहाँ पे कोई कोल्ड ब्लडेड एनिमल मौजूद हो तो वो क्या करेगा बेटा? वो बेटा करेगा कि वो उसी इन्वायरमेंट के साथ, उसी सर्दी के साथ जो है ना अपनी जिस्म की टम्परेचर को वो बराबर रखेगा। ठीक है, उसे वहाँ पे सर्दी नहीं लगेगी और उसकी बॉडी की टम्परेचर वही होगी जो इन्वायरमेंट की टम्परेचर होगी। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं बेटा? ये वो एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादा गर्म मौसम में या ज़्यादा ठंडे मौसम में जो है ना क्या करते हैं, अपनी जिस्म की दर्जा हरारत को उस टम्परेचर के साथ तब्दील नहीं कर सकते, बल्कि इनकी जिस्म का एक ख़ास टम्परेचर होता है। अगर टम्परेचर उससे ज़्यादा हो तो उनको गर्मी लगेगी, और अगर टम्परेचर उससे ज़्यादा कम हो तो उनको फिर क्या हो जाएगा? उनको फिर सर्दी लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का एग्ज़ाम्पल ले। जब बेटा टम्परेचर जो है ना 28-25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है ना वो चला जाता है तो क्या हो जाता है? इंसान को गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब टम्परेचर 45 और उस तक पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना वो तंग होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और जीना मुश्किल होता है। ठीक है, इसी तरह अगर टम्परेचर जो है ना 16 डिग्री सेंटीग्रेड से या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है ना वो आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो इंसान को फिर सर्दी लगेगी और ये कोशिश करेगा कि अपने आप को गर्म रखे। ठीक है, तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। तो रिस्पायरेशन में जो
कुछ एनर्जी गरमाइश की शक्ल में प्रोड्यूस होती है, तो वो इस तरह से वार्म ब्लडेड एनिमल्स की हेल्प करती है कि वो ठंडे मौसम में फिर उनको गर्म रख सके उनकी बॉडीज़ को। ठीक है, तो ये इस जुमले का मतलब था। बेटा अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का कंपैरिजन। ठीक है, जो आखिरी स्टेप है हमारे इस चैप्टर का। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जो है वो हमारे पास कंपैरिजन है, बस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसका मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस और ये हो गया हमारे पास रिस्पायरेशन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये बेटा ओनली इन प्लांट्स होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ जो है ना फंजी और अलजी में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ना ज़्यादातर क्या कहाँ पे होता है बेटा? ये प्लांट्स में, पौधों में होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं? इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पूरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी हैं सारों में जो है ना क्या होते हैं? रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है ना वो होती है। ठीक है, सेल की एक्टिविटीज़ के लिए, लाइफ फंक्शंस के लिए रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है और वो ये करते हैं। फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होते हैं और ऑक्सीजन और खुराक जो है वो हमारे पास क्या है? वो बनते हैं CO2 प्लस H2O, ये यूज़ होते हैं और क्या करते हैं? हमारे पास फूड देते हैं प्लस ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे हमारे पास फूड प्लस ऑक्सीजन और ये देता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में और वाटर और सनलाइट रिएक्शन करते हैं और खुराक और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन में खुराक और ऑक्सीजन जो है ना वो रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। ठीक है बेटा, जो थर्ड कंपैरिजन है इन दोनों प्रोसेसेस का वो हमारे पास है कि प्रोसेस ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन डे टाइम। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ बेटा सूरज की मौजूदगी में होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सूरज की मौजूदगी के बगैर ये नहीं हो सकता। ये क्या है? ये है बेटा अकर्स ऑल द टाइम। ठीक है, ये किसी भी वक्त जो हमारे पास जो है ना रिस्पायरेशन हो सकता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ सूरज की रोशनी में हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया नंबर थर्ड। अब नंबर फोर्थ जो है ना वो हमारे पास है बेटा, फोटोसिंथेसिस में खुराक तैयार करने के लिए क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, कि ताकत की ज़रूरत होगी, इसको तवानाई की ज़रूरत होगी ताकि ये खुराक तैयार कर सके। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, रिस्पायरेशन में क्या है? ये वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें तवानाई
प्रोड्यूस हो जाती है खुराक से। ठीक है, यहाँ पे खुराक तैयार करने के लिए एनर्जी तवानाई की ज़रूरत होती है फ़ोटोसिंथेसिस में, और रिस्पायरेशन में क्या होती है, एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है फूड से। ठीक हो गया। अच्छा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ यूजुअली 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ रिस्पायरेशन। फ़ोटोसिंथेसिस जो है उसका जो रेट है उस प्रोसेस का वो 20 दफ़ा ज़्यादा है रिस्पायरेशन प्रोसेस का। ठीक है, और रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है वो क्या है, 20 टाइम्स लेस देन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। In plants, the dry weight increases due to synthesis of food. In plants, dry weight decreases due to utilization of foods. ये 4th और 5th में आपको लिख देता हूँ। Rate of photosynthesis, rate of photosynthesis is 20 times higher, ठीक है, then respiration। यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, रेट ऑफ रिस्पायरेशन is 20 times less than photosynthesis। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास है वो है इन प्लांट्स ड्राई वेट increases dry weight increases due to photosynthesis। ठीक है, ये इसका अपोजिट होगा, इन प्लांट्स ड्राई वेट decreases due to respiration। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट का जो वज़न होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और रिस्पायरेशन में क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर फ़ोटोसिंथेसिस अगर ख़त्म हुआ खुदा ना ख्वास्ता, ठीक है, तो बहुत ही चंद ऑर्गेनिज़म जो है ना वो बच जाएंगे जो सिर्फ खुराक तैयार कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, वो बच जाएंगे। बाकी जो सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो फ़ोटोसिंथेसिस क्या है, लाइफ की बैकबोन है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है लाइफ की। ठीक है, तो बेटा कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, जो MCQs हैं वो करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दवाओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।